हेलो हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब टीना रबर को अगर आप देखोगे तो ये जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि आपके रिसाइकलिंग सेगमेंट के अंदर काम करती है। अगर आप पिछले 3-4 महीनों से देखोगे तो टीना रबर का जो स्टॉक है वो एकदम भयंकर कंसोलिडेशन देखने मिला है स्टॉक के अंदर, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है स्टॉक प्राइस के अंदर हमें देखने मिल रही है। अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने के अंदर स्टॉक प्राइस जो है वो 1700 के लेवल से सीधा 1200 के लेवल के आसपास जा चुका है, और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। हालांकि हमारा काम जो है वॉलेटिलिटी को देखना नहीं है, हमारा काम जो है वो स्टॉक के बिजनेस को देखना है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि यार टीना रबर के स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इस स्टॉक के साथ, इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो रेवेन्यूज़ के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आखिर स्टॉक के अंदर क्या दिक्कत है, प्राइस इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है, क्यों मार्केट जो है स्टॉक को री रेटिंग नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप इस स्टॉक का पीई देखोगे तो पीई जो है वो कुछ 60 के आसपास था, 60 के आसपास से पीई जो है सीधा 49 के आसपास आ चुका है। और क्या इस पीई पे जो है ये अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग हमें देखने मिलती है क्या। तो मैं बात करूँ टीना रबर की, तो पहले जो है हम बेसिक समझ लेते हैं कि यार इस कंपनी का बिजनेस क्या है। मैं ऑलरेडी टीना रबर को जो है चैनल पे कवर कर चुका हूँ। आई थिंक एक वीडियो बनाकर रखा है हमने, पूरा बिजनेस मॉडल वगैरह टीना रबर का जो है वो कवर किया हुआ है, तो वो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। बट स्टिल एक बार जो है हम इसके Q2 के नंबर्स की बात कर लेते हैं, और इसके साथ साथ इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिक ब्रीफ के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम इसके कॉन कॉल की बात करेंगे कि मैनेजमेंट ने जो है कॉन कॉल के अंदर किस टाइप का गाइडेंस दिया है। पहले अगर मैं टीना रबर की बात करूँ तो अगर आप इनकी वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है हमें Q2 के अंदर जो है अच्छी खासी देखने मिली थी। जहाँ अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो 27,000 से 32,000 के लेवल्स पे जो है वो वॉल्यूम जा चुके हैं। टॉप लाइन ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ Q2 की, तो Q2 के अंदर अगर आप इसकी रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 57% का जो है हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूँ तो 25% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है, और एबिटा की बात करूँ तो 64% से जो है एबिटा के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि जहाँ इसके रेवेन्यू से 57% से इंक्रीज़ हुआ है, बिजनेस जो है कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिंग लेवरेज भी लेकर आ रहा है। जहाँ अगर आप देखोगे तो इसका पैड जो है वो 71% से इंक्रीज़ हुआ है। अब टीना रबर का प्रॉब्लम क्या हो चुका है मैं आपको ये बता देता हूँ। टीना रबर के एबिटा मार्जिन के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है, और ये फॉल होते हुए भी कंपनी के जो है अगर आप नोटिस करोगे तो पैट के अंदर जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। और टीना रबर के केस में हमें जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें इनके ईपीआर क्रेडिट्स वाला जो बिजनेस है उसके वजह से देखने मिल रहा है। अब अगर मैं बेसिक बात करूँ तो टीना रबर करता क्या है। जो भी हमारे टायर्स होते हैं, कार्स के टायर्स होते हैं, ट्रक्स के टायर्स होते हैं, तो ये जो टायर्स होते हैं उन्हें जो है टीना रबर जो है वो रिसाइकलिंग करता है, और फिर रिसाइकलिंग करने के बाद उनके जो है बेसिकली प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता है। तो ये पूरा एंड टू एंड सर्कल होता है जिस तरीके से जो है ये लोग रिसाइकलिंग करते हैं। पहले ये लोग टायर लेते हैं, फिर उसके थ्रू ये उसे जो है प्रॉपरली रिसाइकल करते हैं, फिर उसके थ्रू जो है वो क्रम रबर बनता है, फिर उसके बाद स्टील भी बनाया जाता है। और वो स्टील से जो है अगर आप देखोगे तो बीड वायर्स बनाई जाती है, स्क्रैप बनाया जाता है, स्टील एब्रेसिव्स बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ क्रम रबर जो है अगर आप देखोगे तो क्रम रबर के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिर ये लोग जो है एमआरपी भी बनाते हैं उसके साथ साथ, और फिर दूसरे अलग अलग टाइप के रबर्स होते हैं जहाँ जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। किसी का इंडस्ट्रियल के अंदर यूज़ होता है, कोई टाइप के रबर का कंज्यूमर के अंदर यूज़ होता है। तो बेसिक आप समझो तो कोई भी टायर होती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एमआरएफ हो गया, या फिर आपकी जो दूसरी बड़ी टायर कंपनीज हो गई, उनसे जो है ये लोग टायर परचेस करते हैं। जो उनके थ्रोन अवे टायर्स होते हैं, पुराने टायर्स हो जाते हैं, ख़राब टायर्स होते हैं, उनसे ये लोग लेते हैं, या फिर दूसरी जगह से ये लोग सोर्स करते हैं टायर्स, और फिर उन्हें जो है ये लोग रिसाइकल करते हैं। और रिसाइकल करने के बाद ये लोग जो है ऑटोमोबाइल रबर पार्ट्स बनाया जाता है उससे, फिर उसके बाद कन्वेयर बेल्ट्स बनाते हैं। रोड्स के अंदर यूज़ होता है ये सब, क्योंकि बिटुमेन नाम का एक मटेरियल होता है जो कि रोड्स के अंदर यूज़ किया जाता है, स्पोर्ट्स टर्फ के अंदर यूज़ किया जाता है, जिम टाइल्स के अंदर यूज़ होता है। इसके साथ साथ रबर के पाइप्स भी बनाए जाते हैं, और रबर के जो है नए की नए टायर्स भी बनाए जाते हैं। अगर मैं सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन बताऊँ तो टीना रबर का जो है इंफ्रा से 52% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहा है, इंडस्ट्रियल से 25% ऑफ टॉप लाइन आ रहा है, स्टील से 13% आ रहा है, और कंज्यूमर से जो है 10% के आसपास आ रहा है। टोटल जो है इनकी आज के डेट पे 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 5 जो है इंडिया के अंदर है, और एक जो है वो ओमन के अंदर है। अगर आप देखोगे तो ये जो चारों की चारों प्लांट्स है, अगर आप इनके देखोगे तो ये जो है वो थोड़े यहाँ पे आप देखोगे तो पोर्ट्स के पास है। तो यहाँ जो है जो
टायर्स ये लोग इंपोर्ट करवा कर मंगाते हैं, तो वो फैसिलिटेट करना भी इन्हें जो है वो ईजी हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो है अपने प्लांट्स बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद बात करें तो बिटुमेन जो होता है, मैं आपको एक बार यूज़ केस बता देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो बिटुमेन जो है रोड्स वगैरह के अंदर यूज़ होता है। इसके साथ साथ क्रम रबर मॉडिफायर भी अगर आप देख सकते हो तो उसके अंदर भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेल सेगमेंट के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर लेवल पे भी देखोगे तो इंफ्रा सेगमेंट से जो है सुपर्ब ग्रोथ देखने मिल रही है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट से ये लोग बनाते हैं, जैसे कि रिक्लेम रबर हो गया या फिर आपका जो है एमआरपी हो गया, जिसे हम माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर बोलते हैं। अब ये दोनों भी चीज़ें जो है वो टायर कंपनी सोर्स करती है इनके थ्रू। अब टायर कंपनीज एमआरपी लेती है या फिर आपका रिक्लेम्ड रबर लेती है, तो इसका जो आंसर है ये है कि टायर कंपनीज जो है वो दोनों लेती है, अपने टायर्स के अंदर यूज़ करती है। ऐसे देखा जाए तो टायर कंपनीज जो है यूजुअली डिस्क्लोज नहीं करती है, लेकिन टीना रबर के मैनेजमेंट के पास जितना डेटा था उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि टायर कंपनी जो है दोनों मटेरियल्स टायर्स बनाने में यूज़ करती है। फिर इसके साथ साथ इनका एप्लीकेशन जो है कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर भी होता है, फिर रबर मोल्टेड गुड्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर भी काम कर रहे हैं, जहाँ ये लोग रबर मैट्स बनाते हैं। स्पोर्ट्स की जो अगर आप देखते हो तो टर्फ वगैरह देखते हो, जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, जो एकदम टर्फ वगैरह बनाए होते हैं, वहाँ पे जो मैट्स होती है ग्रास की मैट्स, वो भी रबर मैट्स होती है। तो वहाँ पे भी जो है वो वाले सेगमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है इनका मटेरियल, कोटेड रबर क्रम जो है वो वहाँ यूज़ किया जाता है। और ये जो है हर एक चीज़ टायर्स को रिसाइकल वगैरह करके ही जो है वो बनाई जाती है। अब ये कंपनी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगता है कि इनका विजन 2027, जिस तरीके से अगर आपने ग्रेविटा को नोटिस किया रहेगा तो ग्रेविटा भी जो है आपके रिसाइकलिंग सेगमेंट के अंदर ही काम करती है। बस फ़र्क इतना है कि ग्रेविटा जो है रबर वाले सेगमेंट के अंदर काम नहीं करती है, वो जो है लीड रिसाइकलिंग वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, जहाँ बैटरीज वगैरह को जो है वो ग्रेविटा रिसाइकल करता है। तो जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो ग्रेविटा ने भी जो है अपना विजन 27 जो है वो एकदम दिखा कर रखा है। अगर आप देखोगे तो उनका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन पढ़ोगे तो ग्रेविटा ने भी 27 के लिए अच्छी खासी गाइडेंस देकर रखी है। उसी तरीके से अगर आप टीना को देखोगे तो इन्होंने भी जो है अच्छा खासा गाइडेंस देकर रखा है। करंटली जो है इनके 6 लोकेशंस के आसपास है, उन्हें जो है इसे 10 लोकेशंस के आसपास लेकर जाना है। इंडिया के अंदर अभी इन्होंने एक और फैसिलिटी ओपन की है पार्ले के अंदर, तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर FY27 तक ये लोग एक ही फैसिलिटी ओपन करेंगे, बाकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग देखेंगे वो इंडिया के बाहर ही देखेंगे। फिर उसके बाद रेवेन्यू का टारगेट इन्होंने कुछ 25% कैगर के आसपास दिया है, टॉप लाइन का गाइडेंस, जो कि बहुत अच्छा डिसेंट गाइडेंस है। मतलब अब उसके लिए जो है वैल्यूएशन होना चाहिए कंपनी का। अगर आप देखोगे तो पहले जो है टीना जो है 60 के पीई पे ट्रेड कर रही थी, तब टीना जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। लेकिन अगर आप आज के डेट पे देखोगे तो मार्केट के अंदर जो है वो करेक्शन हो चुका है और पीई जो है वो 40 के आसपास आ चुका है। अब 40 के आसपास पीई आ चुका है और इस हिसाब से अगर आप इसकी टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो 40% के आसपास ये जो है ओवर 40% अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रहा है। तो अगर आप पीईजी देखोगे टॉप लाइन का, मतलब टीना का अगर आप पीईजी कैलकुलेट करोगे तो वो कुछ 1 या 1 से भी नीचे चल जाता है। अगर आप आज के डेट पे देखोगे तो स्क्रीनर पे इसका पीई जो है वो 39 के आसपास है, जो कि इसका गलत पीई है, क्योंकि ये जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पीई है। अगर हम मार्केट के अंदर है तो हमें जो है ऑलवेज फॉरवर्ड वाला व्यू रखना चाहिए, आगे क्या हो रहा है हमें जो है उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पीई देखकर जो है बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बट स्टिल पीई के अंदर जो है डी रेटिंग देखने मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही है कंपनी। फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने जो है अगर आप देखोगे तो 25% टॉप लाइन की गाइडेंस दी है और प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस दी है 33% के आसपास। इसके साथ साथ ये लोग अपने एबिटा मार्जिन भी 18% के आसपास लेकर जा रहे हैं। अभी जो है 17.25% के आसपास इनके एबिटा मार्जिन है। और रेवेन्यू का गाइडेंस अगर आप देखोगे तो 900 करोड़ के आसपास जो है इन्होंने टॉप लाइन का गाइडेंस देकर रखा है। आज के डेट पे इनके 363 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज है। और ROCE का देखोगे तो इन्होंने 30% का गाइडेंस देकर रखा है। अभी करंटली अगर आप इस कंपनी का ROCE देखोगे तो 27.3% है। और ROCE किन चीज़ों से ग्रो करेगा, आपके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो इंप्रूव होते जाता है, आपके मार्जिन्स वगैरह भी इंप्रूव होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पैट के ऊपर इफेक्ट देखने मिलता है और ROCE भी जो है आपकी कंपनी का ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगता है। तो ऐसे जो है मैंने आपको अपडेट दे दिया एक बार कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। अभी जो है इनका वारले का जो प्लांट है उसका केपेक्स कंप्लीट हुआ है, कुछ 30 एकड़ के आसपास का प्लांट है। और अभी अगर आप देखोगे तो ये जो प्लांट है ये सोलार पावर्ड है पूरा प्लांट। ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या कि ये लोग किस तरीके से एनर्जी सोर्स करवाते हैं अपने प्लांट्स के थ्रू, उसके ऊपर भी इनका फोकस है। तो इसलिए ये लोग जो है सोलार के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोलार के केस में देखोगे तो अगर आप नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी सोर्स करोगे आपके प्लांट के लिए और
और सोलार से सोर्स करोगे तो ऑब्वियसली सोलार के लिए आपको जो है शुरू में केपेक्स करना पड़ेगा, लेकिन ओवर लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बेनिफिट जो है हमें सोलार की वजह से देखने मिल सकता है। बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको केपेक्स भी करना पड़ेगा, और अगर आप कोई भी बिजनेस अपना केपेक्स कर रहा है तो ऑब्वियसली टेम्प्रेरी उसके मार्जिन्स के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल सकता है। बट अभी अभी इनका वारले का जो प्लांट है वो उसका केपेक्स जो है वो ख़त्म हो चुका है, और जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो केपेक्स ख़त्म हो चुका है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होते जाएगी, कंपनी के मार्जिन्स भी इंप्रूव होते जाएंगे उसके साथ साथ, और फिर जो है हमें देखने मिलेगा ऑपरेटिंग लेवरेज। उसके बाद बात करूँ तो इन्होंने ये लोग जो है ओमान के अंदर भी अपना प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने 1.5 मिलियन डॉलर्स के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है FY23 के अंदर। इसकी कैपेसिटी कुछ 15,000 MT के आसपास रहेगी, और इसके साथ साथ ये प्लांट अगर आप देखोगे तो अभी अभी जो है एबिटा पॉजिटिव हुआ है। ऑब्वियसली कोई भी अगर आप प्लांट सेटअप करते हो तो वो शुरू से ही प्रॉफिटेबल नहीं होता है, पहले वो एबिटा नेगेटिव होता है, फिर वहाँ से एबिटा पॉजिटिव होता है, फिर वहाँ से जो है धीरे धीरे पैट पॉजिटिव होने की जो है स्टोरी स्टार्ट होती है। जिस तरीके से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है उस तरीके से अगर आप देखोगे तो पैट जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है ऑटोमेटिकली उस प्लांट की इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद ये लोग इनका पॉलीमर के बिज़नेस की बात करा जाए तो ये लोग जो है पॉलीमर के बिज़नेस के अंदर भी है, हालांकि अगर आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखोगे इनके रेवेन्यूज़ के ऊपर तो इतना ज़्यादा है नहीं है पॉलीमर बिज़नेस का। फिर उसके बाद ये लोग जो है ओमन के अंदर भी एक्सपांड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 2 करोड़ के आसपास इनका कुछ केपेक्स आ रहा है, और इनके ऑपरेशन जो है ओमन के अंदर Q4 FY25 तक स्टार्ट हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया के जो ऑपरेशन है इनके अगर आप देखोगे तो अभी इनका प्लान है कुछ 24,000 TPA के आसपास टायर रिसाइकल करने का, 15 करोड़ के आसपास का केपेक्स है इनका। वहाँ पे ये लोग जो है लैंड ढूंढ रहे हैं, और फिर उसके बाद ये लोग बिल्डिंग्स और इंफ्रा वगैरह प्लांट वगैरह जो है अपना सेटअप करेंगे। साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये लोग जो है ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये जेवी के थ्रू काम कर रहे हैं। वहाँ पे टीना रबर का अगर आप देखोगे तो 49% के आसपास का स्टेक है उस जेवी के अंदर। केपेक्स कुछ 5 करोड़ के आसपास है, और इसके ऑपरेशन जो है Q3 FY25 के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप देखोगे तो टीना का जो है Q3 अपडेट अभी थोड़े दिनों में आ जाएगा, तो हमें जो है इस फैसिलिटी के बारे में भी जो है आइडिया मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल के अंदर दे देगी। तो अब काम की चीज़ों पे आते हैं कि यार स्टॉक के साथ चल क्या रहा है, मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल के अंदर क्या बता रहा है। अब किसी भी स्टॉक के साथ क्या चल रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमें समझना, वो होती है उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या गाइड कर रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है हमें उस स्टॉक के फ्यूचर के बारे में बताता है। और करंटली कंपनीज़ के अंदर कुछ अगर आप टीना के अंदर देखोगे तो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो टीना के अंदर चल भी रही है। इतनी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आने के बाद भी अगर आप मैनेजमेंट देखोगे तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है 500 करोड़ का, जो कि अचीवेबल है। अगर मैं 24 का बेस देखूँ FY24 के अंदर तो इन्होंने जो है 363 करोड़ के आसपास टॉप लाइन जनरेट करी थी, और उस हिसाब से अगर मैं 500 करोड़ की बात करूँ तो आराम से 44-45% के आसपास जो है ये कंपनी अपने टॉप लाइन जो है वो ग्रो करेगी। फिर उसके बाद इनका जो टायर का ये लोग जो प्रोसेस करते हैं उसके वॉल्यूम के अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने मिला, 19% का इंक्रीज़ देखने मिला। और ओवरऑल में इनके सेगमेंट्स की बात बताऊँ तो इंफ्रा से 86% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ देखने मिला है, आपका इंडस्ट्रियल से 44% के आसपास, कंज्यूमर से जो है 7% का टॉप लाइन के अंदर ईयर ऑन ईयर लेवल पे इंक्रीज देखने मिला है। हालांकि कंज्यूमर्स के अंदर जो है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, लेकिन वैल्यू ग्रोथ जो है हमें कंज्यूमर सेगमेंट से देखने नहीं मिली है। स्टील की बात करें तो वहाँ से जो है 98% के आसपास जो है वो स्टील का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने मिला है, क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ टायर्स क्रश्ड उसके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो भी एकदम से इंक्रीज हो गए। और इसके साथ साथ स्टील का अगर आप देखोगे तो स्टील के भी थोड़े प्राइसेस जो है वो थोड़े रिड्यूस हो गए थे। 48 करोड़ का इन्होंने केपेक्स अनाउंस कर रखा है। और ये लोग जो है अगर मैं बताऊँ तो वारले का प्लांट जो है वहाँ से कुछ 16 करोड़ ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और ईयर एंड तक ये लोग वारले प्लांट से कुछ 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे FY25 तक। और अगर आप देखोगे तो इनकी जो नई कैपेसिटी आ रही है ओमन के अंदर और सऊदी के अंदर, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छा चल रहा है। ओमन की बात कर रहा हूँ मैं, सऊदी के अंदर तो अभी तक इनका केपेक्स आना है, वो जो है वो H1 FY26 तक आएगा। और उसका केपेक्स की बात करूँ तो 125 करोड़ के आसपास का केपेक्स चल रहा है वहाँ पे। बाकी अगर अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो EPR सेगमेंट से जो है इसके सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आ रहे हैं आज के डेट पे। अगर आप इसके प्रॉफिट्स देखोगे इस क्वार्टर के अंदर
तो आई थिंक 12 करोड़ के आसपास है। और वहाँ से अगर आप देखोगे तो 8 to 10 करोड़ जो है आपके ईपीआर वाले सेगमेंट से ही आए हैं। अभी कोई भी ईपीआर, अब ईपीआर क्रेडिट होता क्या है, पहले मैं आपको सिंपली समझाऊँ तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर भी समझा कर रखा था। अब ईपीआर क्रेडिट क्या होता है कि कोई भी जो कंपनी है जो कि रिसाइकलिंग सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है उन्हें रिसाइकलिंग अगर वो करते हैं तो उन्हें जो है ईपीआर क्रेडिट्स मिलते हैं। अब ईपीआर क्रेडिट्स कोई भी कंपनी जो है खुद के पास रख सकती है या फिर वो जो है उन्हें सेल आउट कर सकती है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज को गवर्नमेंट जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर स्पेंड करने के लिए बता रही है। और अगर आप देखोगे तो ईएसआर के ऊपर जो है अच्छा खासा स्पेंड किया जा रहा है। तो इसलिए टायर कंपनीज क्या करती है, टायर कंपनीज जो है टीना रबर जैसी जो कंपनीज होती है उनसे सीधा ये ईपीआर क्रेडिट जो है वो उनके परचेस कर लेती है और इसके थ्रू इन्हें जो है अच्छा खासा रेवेन्यू देखने मिल रहा है। बस प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे इस क्वार्टर के तो वो ईपीआर क्रेडिट से देखने मिले और कंपनी के जो कोर ऑपरेशन है वहाँ से देखने नहीं मिले। अगर मैं ईपीआर क्रेडिट्स का इफेक्ट जो है वो निकाल देता हूँ तो प्रॉब्लम यही है कि यार इसके अगर आप ओवरऑल मार्जिन देखोगे कंपनी के एबिटा के अंदर विद ईपीआर तो हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है, लेकिन विदाउट ईपीआर अगर हम देखें तो यार मार्जिन के अंदर जो है वो फॉल देखने मिला है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्जिन के अंदर फॉल और इतनी बड़ी पी पे ये ट्रेड कर रहा था, स्टॉक कुछ 60 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा था, 59 के आसपास, और वहाँ से इसके मार्जिन भी रिड्यूस हो गए और मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो कोर ऑपरेशन से नहीं आ रहे। तो ये दिक्कत देखने मिल रहा है, इसलिए मार्केट को जो है स्टॉक के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कुछ 70% ऑफ पीबीटी जो है वो ईपीआर से ही आ रहा है, बट ईपीआर के थ्रू इनके प्लस क्लाइंट्स वगैरह भी आ रहे हैं। और एक ईपीआर का यूनिट ये लोग जो है कुछ 8500 रुपीज़ के आसपास जो है एक यूनिट सेल कर देते हैं और गवर्नमेंट ने अभी अभी इसे फ्लोर प्राइस ऐड किया है 2500 रुपीज़ के आसपास। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यार ईपीआर के बिना इनके रेवेन्यूज जो है इतने अच्छे नहीं है। रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है मैनेजमेंट पास ऑन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंपनीज बोल रही है, कंपनीज थोड़ी रेजिस्टेंट है टायर कंपनीज अगर आप देखोगे तो वो इन्हें रॉ मटेरियल प्राइसेस पास कर नहीं दे रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रबर टायर के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और टायर कंपनीज बता रही है कि हम जो है ऑलरेडी आपसे ईपीआर बाय कर रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्राइस पास ऑन जो है हमें देखने नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन के अंदर भी जो है वो फॉल देखने मिला है। अगर आप देखोगे तो ईपीआर से जो है Q3 Q4 के अंदर भी जो है अच्छे खासे रेवेन्यूज आ सकते हैं। और ईपीआर से जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि ईपीआर से जो है वो रेकरिंग रेवेन्यूज आते रहेंगे कंपनी के पास। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी ट्रैक करने के लिए आपको Q3 और Q4 के अंदर कि यार क्या ईपीआर से सच में इतने ज़्यादा रेवेन्यूज आ रहे क्या, और कंपनी के कोर ऑपरेशंस के जो मार्जिन है वो स्टेबलाइज हो रहे क्या ईपीआर के बिना। क्योंकि ईपीआर के हिसाब से अगर आप इनके ईपीआर वाले मार्जिन लोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छे ही दिखेंगे आपको, लेकिन ईपीआर के बिना किस तरीके से मार्जिन आ रहे वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपनी को ट्रैक करने के लिए। फिर उसके बाद मैं बताऊँ तो यार प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि दो टाइप के टायर्स होते हैं, एक आपका पैसेंजर कार वाले टायर होते हैं और एक जो है आपके ट्रक्स वाले टायर होते हैं। तो ट्रक्स वाले टायर अगर आप देखोगे तो उनका इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़ है एज़ कम्पेयर टू योर पैसेंजर वाले टायर्स। और फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो टायर कंपनीज जो है यूजुअली रिसाइकल टायर्स प्रीफर करेगी एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल टायर्स। अब इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, एक तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अब चिल्ला रही है कि यार आप रिसाइकल्ड बाय करो, ये करो वो करो, और इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज जो है FY30 वाले बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स भी ले रही है FY30 तक। तो FY30 तक अगर आप देखोगे तो आज के डेट पे जो रिसाइकलिंग टायर से जितना ओवरऑल रेवेन्यू वाइज देखोगे तो 2.25% के आसपास ही जो है वो बाई किए जाते हैं। FY30 तक ये जो है 10% के आसपास हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे ही नॉर्मल रबर वगैरह के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो टायर कंपनीज क्या करती है, वो लोग नॉर्मल मटेरियल की जगह ये रीसाइकल टायर्स परचेस कर लेती है, तो वो जो है उन्हें सस्ता भी पड़ता है और ऑब्वियसली इसके वजह से अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हम MRF के ही नंबर जाकर देखें तो MRF के केस में आप देख सकते हो कि इस बार जो है मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिला, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो रबर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। और अगर आप MRF की कॉन कॉल भी पढ़ोगे तो आपको जो है इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद बात करूँ तो क्या देखना है, इसके साथ साथ रेड सी क्राइसिस भी जो हो रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी की जो फ्राइट कॉस्ट है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसके अंदर भी इंक्रीज़ देखने मिला, जिसकी वजह से मार्जिन के अंदर जो है वो फॉल देखने मिला है। तो ये एक और नेगेटिव चीज़ है जिसकी वजह से मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो गए। तो मार्जिन किन चीज़ों की वजह से रिड्यूस हुए, आपके रॉ मटेरियल और आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह। तो ये दोनों चीज़ जो है आपको ट्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेक्टर फूड्स के अंदर भी जो है हमें मार्जिन के अंदर फॉल देखने मिला है। और आपको इस बिज़नेस के अंदर क्या ट्रैक करना है, अभी
की वैल्यूएशंस के हिसाब से बात करूँ तो यार 40 के आसपास का पीई है, बट मैं बोलता हूँ कि यार अगर पीई इसका और करेक्ट हो जाता है तो ये जो है इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है कंसिडर करने के लिए। बट अगर मैं तो इस स्टॉक को पहले 60 के पीई पे कंसिडर कर रहा था, बट फिर जो है मैं गलत प्रूव हो गया ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मुझे नहीं पता था इनके मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिलेगा हमें, और वो रेड सी क्राइसिस भी आ गया जिसकी वजह से ये स्टॉक के अंदर जो है वो प्रॉब्लम देखने मिली। तो ट्रैक करते रहो। अगर मैं फॉरवर्ड पी की बात करूँ स्टॉक की, तो इसका फॉरवर्ड पी अगर हम कैलकुलेट करें 500 करोड़ के आसपास, और पैट मार्जिन में इसके लिए कंसिडर करूँगा 9.5% का, तो फॉरवर्ड पी अगर मैं देखूँ तो 44 के आसपास बन रहा है इसका। अभी का जो इसका 39 वाला पी है, ये हमें ऐसे देख कर लगेगा कि यार अंडर वैल्यूड है, लेकिन फॉरवर्ड वाइज देखोगे तो 44 की वैल्यूएशन बन रही है। प्राइस टू अर्निंग्स वाइज देखोगे तो आप उस हिसाब से कंसिडर करो कि क्या 44 के पीई पे आपको 40% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है, क्या ये इंटरेस्टिंग है क्या। इसके साथ साथ Q3 के नंबर्स इस कंपनी के ट्रैक करने बड़े क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि सीन क्या है पता है क्या, आपको Q3 के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिलना चाहिए, ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलना चाहिए, इसके साथ साथ इसके वो EPR क्रेडिट को छोड़कर जो मार्जिन है उसके अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिलना चाहिए, तभी जो है री रेटिंग देखने मिल सकती है स्टॉक के अंदर। ऐसे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि यार अगले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर, मतलब Q3 और Q4 तक चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रेड सी क्राइसिस वाला इशू, ये वो इशू जो है थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज जो है हमें देखने मिलेगा। इसके साथ साथ क्रेडिट रेटिंग भी जो है इस कंपनी की अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिला है, इसकी क्रेडिट रेटिंग जो है अपग्रेड कर दी गई है। और इसके साथ साथ अगर आप पहले के हिसाब से इसके मार्जिन्स कंपेयर करोगे तो मार्जिन्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिला है, लेकिन अभी थोड़ा फॉल देखने मिल रहा है, जो कि ट्रैक करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैश कन्वर्जन साइकिल वाइज देखूँ तो यार इसके कैश कन्वर्जन साइकिल भी अगर आप देखोगे तो बिजनेस ने जो है वो रिड्यूस करी है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। और ऑब्वियसली कैश फ्लोज आप ऐसी कंपनी के देख नहीं सकते हो, क्योंकि कंपनीज अगर आप देखोगे तो यूजुअली इस स्टेज के अंदर खुद के अंदर ही इन्वेस्ट करती है, और ये लोग जो है QIP भी लेकर आ रहे हैं, आई थिंक फंड्स वगैरह भी ये लोग रेस कर रहे हैं। तो उसके थ्रू ये लोग क्या करेंगे, फंड्स को जो है ये लोग केपेक्स के अंदर यूटिलाइज करेंगे, या फिर कोई और अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर यूटिलाइज करेंगे, और डेट पे करना जो है इनकी लास्ट प्रायोरिटी रहेगी उस फंड्स के थ्रू। तो टीना रबर जो है और थोड़ा करेक्ट हो गया तो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आज के डेट पे अगर ये मार्केट कैप पे इसका फॉरवर्ड पी देखोगे तो 44 के आसपास है, जो कि मुझे थोड़ा फेयरली वैल्यूड लग रहा है, लेकिन अगर और थोड़ा करेक्शन हो जाता है तो इंटरेस्टिंग कंपनी बन जाएगी है। बाकी इस कंपनी के बारे में इतना ही है, मैंने आपको इशू हाईलाइट कर दिया यार, इनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से कंपनीज के स्टॉक प्राइस के अंदर जो है एकदम सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। बाकी इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, होपफुली आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जिनके कन्फ्यूजन्स थे कि यार टीना रबर के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, स्टॉक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो ये इशूज़ हो रहे हैं स्टॉक के अंदर, जिसके वजह से जो है वो इतना करेक्शन देखने मिल रहा है। ऐसे तो कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, लेकिन कोर ऑपरेशन से ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे, ये भी एक दिक्कत है। तो EPR वाले रेवेन्यूज़ आगे किस तरीके से आएंगे ये भी मुझे देखना है। बाकी इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा, होपफुली आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।